हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। लास्ट क्लास में बच्चों हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर आप एमसीक्यू सीरीज चाहते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। अगर आप कंटेंट के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, व्हाट हैज कॉज्ड द डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज of animal and plant life? Let's see. Neglect of our environment has led to the destruction and extinction of many species of animal and plant life. यानी कि एक तरीके से अपने एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट करना, यानी कि इग्नोर करना। इग्नोर किस बेसिस पे? आप भी जानते हो कि आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो पाती जा रही है, लोगों के पास फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी गलती की वजह से पॉल्यूशन का बढ़ना हो, एनवायरनमेंट का खराब होना हो, लैंड का डिग्रेड होना हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है जो कि इतनी ज्यादा ह्यूमंस को रिलेवेंट नहीं लगती है। सो कहीं ना कहीं इसे हम गारंटी लेते हैं, जिस वजह से हम प्लांट लाइफ और साथ ही जो एनिमल की स्पीशीज हैं उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट आर द डेंजरस वी फेस ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट? डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कॉजेस अ लॉट ऑफ डेंजर। वाटर स्कैरसिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो अर्थ है वो तो एक ब्लू प्लेनेट है, लेकिन हमारे अर्थ में जो वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, उसे प्योरीफाई करना पड़ता है क्योंकि वो सॉल्ट वाटर है और सॉल्ट वाटर ह्यूमन की बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। ड्रॉ एंड डिफॉरेस्टेशन इंक्लूडिंग फ्लड आर सम ऑफ द डेंजरस। ये हो सकता है। इसके अलावा ड्रॉट एंड डायरेक्टली अफेक्टेड द पुअर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सूखा पड़ जाता है तो फिर जो लोग स्पेशली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं तो उनको इनसे काफी ज्यादा लॉस होने लग जाता है। देयरफॉर फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया। अगर हम इसको ऐसे ही खराब करते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब हमें वेरियस टाइप की प्रॉब्लम से काफी ज्यादा जूझना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट आर बेनिफिट ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट? क्या ऐसे बेनिफिट हो सकते हैं कि फॉरेस्ट को अगर हम कंजर्व करके रखते हैं तो? लेट्स सी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल। इट प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। तो अगर हम इसे रखेंगे तो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो काफी बेटर तरीके से काम करेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एनिमल स्पीशीज एंड इन देयर ब्रीडिंग। तो अक्सर आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि एफोरेस्टेशन काफी अच्छी चीज होती है, पेड़ लगाना, और इसके लिए तो खुद गवर्नमेंट भी एक तरीके से इनिशिएटिव लेते रहती है। तो जितना ज्यादा ग्रीनरी होती है उतना ज्यादा बेनिफिट भी हमें देखना मिलता है। अभी भी बच्चों हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से, यानी कि 33% के समथिंग एक कंट्री के अंदर फॉरेस्ट का होना चाहिए, बट अभी भी हमने जैसे कि एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था वो 23 के समथिंग ही हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम भी काफी बेटर तरीके से वर्क करेगा और जो नई नई स्पीशीज है वो भी हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ? लेट्स सी कि क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, आप जानते हो कि हमारे इंडिया की बात लीजिएगा कि हमारे यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हो कि इंडिया के अंदर आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी। ह्यूमन बींग्स के अलावा यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट में इतने सारी वैरायटीज देखने को मिलती है, फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज जो होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेगा, रिवर्स भी देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि जो प्लेटूज होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारा बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट होता है। देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन प्लेनेट अर्थ। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फूड चेन के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी 9th या 8th स्टैंडर्ड की क्लास में। तो ये बायोडाइवर्सिटी और ये ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम ऐसे ही एक तरीके से ग्रांटेड होके काम करते रहे और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चल के वैसे भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो अगर ये पेड़ पौधे जीव जंतु एक तरीके से ऐसे इनका अगर डिप्लेशन होता रहा तो ह्यूमन लाइफ के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखिए, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन एंड फॉर अर्बनाइजेशन हैड लेड टू द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो एक तरीके से ह्यूमन लाइफ के लिए ग्रोथ का ही पार्ट माना जाता है, बट समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि जो ह्यूमंस के लिए डेवलपमेंट होता है वो हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। डेवलपमेंट के चैप्टर में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अपने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए हम जो ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, लार्ज लेवल के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करते जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फौना जो है उनका तेजी से डिप्लेशन होता जा रहा है। तो सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर हम उसको लिमिट में करें, हालांकि एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, हर जगह हमें देखने को मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो रीजन है ये बिल्कुल भी फेवर में नहीं हमें देखने को मिलते ज्यादातर जब बात आती है एक तरीके से इन स्पीशीज की कंजर्वेशन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि देखो कुछ इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं जो कि आपको इसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, वो है कि राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो लेट्स सी, देखिए हमने किस तरीके से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात करी है। इन 1972 द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। अब ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कब इंप्लीमेंट किया गया था, तो 1972, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे 1970 कर देते हैं, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इट मेड प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक हैबिटेट अ लॉ, अ लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज दैट हैड टू बी प्रोटेक्टेड वाज पब्लिश्ड एंड हंटिंग दिस एनिमल वाज अगेंस्ट द लॉ। तो जो स्पीशीज थी उनके कंजर्वेशन के लिए बात की गई थी कि अगर आप ऐसी स्पीशीज को हंट करते हो, उनका शिकार करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर सेट अप इन मेनी स्टेट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि वो स्पीशीज जो कहीं ना कहीं एक्सटेंट की कैटेगरी में आ ना जाए, तो इसलिए उनके लिए नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज होती है वाइल्ड लाइफ, उसको क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, सेटअप किया गया था। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986 में कुछ और इंसेक्ट्स को भी एक तरीके से प्रोटेक्ट स्पीशीज में ऐड किया गया था। वो कौन कौन सी थी? फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज हो, मोथ्स हो, beetles, dragonfly and even certain plant are included in the protected list। और इसके अलावा 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसे आप भूल नहीं सकते। तो प्रोजेक्ट टाइगर was initiated in 1973 by the government of India to protect tiger। It is one of the most well publicized wildlife campaign in the world। क्योंकि ये देखा गया था कि यार जो टाइगर है उनकी संख्या एक तरीके से ईयर बेसिस पे कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं सेव द टाइगर जैसा एक कैंपेन भी चलाया गया था 1973 में, जो काफी अपने आप में हिस्टोरिकल भी था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग एज एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज, जिसके अंदर एशियाटिक एलिफेंट है और इंडियन राइनो है। तो देखा जाए तो एशियाटिक एलिफेंट है वो वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो इंडियन राइनो है वो एंडेंजर की स्पीशीज में आते हैं। यानी कि जो एशियाटिक एलिफेंट है वल्नरेबल स्पीशीज, तो अगर हम उसका ऐसे ही ख्याल नहीं रख सके तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। और एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने का मतलब है कि एक तरीके से वो जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, यानी कि खत्म होने के कगार पे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफी सीरियस बात भी है, ठीक है, इनके प्रोटेक्शन को लेके। क्वेश्चन नंबर 8 था कि फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो आपको बताना है कुछ इंपॉर्टेंट कि फॉरेस्ट हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। तो लेट्स सी, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल ओवर लिविंग बीइंग डिपेंड। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का जो यूज है ज्यादातर आज के समय में जैसे जैसे हमें टेक्नोलॉजी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो एज अ रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम काफी ज्यादा उसका यूज भी करें। मैनी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें। इसके अलावा फॉरेस्ट जो होते हैं एक तरीके से हमारे लिए टिम्बर है। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड बैम्बू, वुड फॉर फ्यूल, ग्रास, चारकोल, फ्रूट्स, फ्लावर। देखो इतनी सारी चीजें हम आप कह सकते हो कि ह्यूमन लाइफ के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के अंदर में ये चीजें देखने को मिलते हैं कि ह्यूमन खुद ही इतना ज्यादा लापरवाह है कि वो एनवायरनमेंट को इतना प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेता अपनी साइड से, जब तक कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो जाए।
तो कहीं ना कहीं अगर हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो हम और ज्यादा ग्रीनरी को डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डेवलप्ड कंट्रीज एंड रिच पीपल आर कंसिडर द मेजर फैक्टर फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कैसे आइडेंटिफाई कीजिए इन चीजों को, लेट्स सी। देखिए, डेवलप्ड कंट्री कंज्यूम मोर रिसोर्सेज देन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन। तो इसमें बात की जा रही है कि जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं कंट्री, स्पेशली हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इनका जो कंजप्शन है रिसोर्सेज को लेके वो हमसे काफी ज्यादा हाई है। अगर इनका कंजप्शन सबसे ज्यादा हाई है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एनवायरनमेंट को जो लॉस होता है वर्ल्ड लेवल पे, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी जो मेन है वो डेवलप कंट्री को ही माना जाता है, क्योंकि अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते जितने कि इन कंट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं। द रिच क्लास प्रोबेबली कॉजेज मोर इकोलॉजिकल डैमेज देन द पुअर क्लास बिकॉज एनर्जी कंजप्शन लेवल ऑफ द रिच इज हाई एज कंपेयर टू द पुअर एंड रिच पीपल यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन अ लार्ज स्केल। क्योंकि ये सारी की सारी जो कंट्री होती है, जो डेवलप्ड होती है, वो इंडस्ट्री बेस्ड होती है। अब इंडस्ट्री बेस्ड आएगा तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को तो नुकसान देगा ही, पॉल्यूशन को क्रिएट करेगा। इतने आप देखो हाई स्पीड की वहां पे आपको कार्स देखने को मिलती है, तो ये क्या पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है? तो कहीं ना कहीं ये बात की जाती है कि जो डेवलप कंट्री है उनका ज्यादा रोल रहता है एनवायरमेंट को डैमेज करने के अंदर। इसलिए जो रियो समिट हुआ था ना, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से ज्यादा रिलेटेड था। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। लेट्स सी कैसे बात की जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है इंक्लूजन ऑफ स्मॉल इंसेक्ट एंड अदर एनिमल इन प्लानिंग। तो इसमें क्या है कि अंडर द न्यू प्लांट्स इवन इंसेक्ट एंड अदर स्मॉलर स्पीशीज ऑफ एनिमल आर बिगिनिंग टू द फाइंड एंड प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। और उसी तरीके से न्यू नोटिफिकेशन के थ्रू बात की जाती है इन द न्यू नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो कि 1989-1986 का था। तो इसके अंदर हमने देखा था कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स थे, उनको भी प्रोटेक्ट कैटेगरी में एक तरीके से इंक्लूड किया गया था, जिसमें बटरफ्लाई, मोथ्स, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई, इन सभी को इंक्लूड किया गया था। 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज। तो ये सारी जो चीजें हमको कहीं ना कहीं हमें कंजर्वेशन में ही इनके देखने को मिलती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा माइनिंग से रिलेटेड, कि माइनिंग इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। कैसे? तो देखिए, जब भी माइनिंग क्या होता है, एक तरीके से जमीन की खुदाई करना। तो जमीन की खुदाई ज्यादातर आप देखोगे वैसे एरिया में होते हैं जो कि टाउन टाइप्स के होते हैं, है ना, इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं। तो वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें कट कर दिया जाता है। माइनिंग ऑपरेशन नीड बिग मशीन, लेबर, रोड्स, रेलवेज, इट इज ऑल दीज लीड टू डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले द बक्सा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, जो कि वेस्ट बंगाल में, तो एक तरीके से वो सीरियसली थ्रेटेंड था माइनिंग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात की गई थी ना एलिफेंट्स की, उनके माइग्रेशन में कहीं ना कहीं इसमें भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। द माइनिंग ऑपरेशन हैव कॉज्ड सेवरल इकोलॉजिकल डैमेज टू द रिजर्व एंड रीजन अराउंड। और इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटी हैव ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल स्पीशीज इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट, thus डिस्टर्बिंग देयर नेचुरल हैबिटेट। तो माइनिंग एक्टिविटी से हम जानते हैं कि एक तरीके से हमारे को मिनरल्स मिलते हैं जो कि आगे चल के काफी ज्यादा काम आते हैं, उनके रिसर्च बेस्ड उनको किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन में माइनिंग एक्टिविटी का भी काफी रोल रहता है। तो इसलिए अक्सर बात की जाती है कि माइनिंग की जानी चाहिए, लेकिन हमें ओवर के ऊपर लिमिट लगाना जरूरी है। सो ये थे बच्चों हमारे टॉप 11 क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर से। हालांकि ये चैप्टर से रिलेटेड आपके कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इनफ है, आप इन्हीं में से करके जाइएगा। बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कंटेंट वाली जो वीडियो है, लेसन को जो डिटेल में बताया गया, उसे जरूर वॉच आउट कीजिएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज भी जरूर देख लेना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।